नमस्कार, आप सभी का वेलकम है आपके अपनी क्लास में। आज जो हम इंडियन राइटर को डिस्कस करने वाले हैं वो भी एक ट्रिक के साथ में, वो भी बढ़िया वाली रस्किन बॉन्ड को हम डिस्कस करेंगे। आज किसे डिस्कस करेंगे? रस्किन बॉन्ड को। ठीक है भाई, तो एक बार आप सभी पहले जल्दी से आ जाएं एज सुन एज पॉसिबल, बढ़िया और बेहतर तरीके से। सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो रस्किन बॉन्ड साहब थे, इन्होंने कई सारी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी है, इन्होंने चिल्ड्रंस बुक लिखी है, और भी इन्होंने कई सारे नॉवेल्स लिखे हैं, अच्छे खासे इन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं। तो रस्किन बॉन्ड साहब का जो जन्म था वो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। हिमाचल प्रदेश की एक जगह थी कसौली करके, उस कसौली में इनका जन्म हुआ था, इस गांव के अंदर। दूसरी बात ध्यान दें, इनका जन्म हुआ कब था? 19 मई 1934 यानी 19 मई 1934 में इनका जन्म हुआ था कसौली में। पहली बात तो ये। अब अगर हम इनके सबसे पहले इनके फादर की अगर बात करें तो इनके फादर रेलवे स्टेशन पे काम करते थे। इनके जो ग्रैंडफादर थे वो ब्रिटिश सरकार के अंदर जॉब में थे। तो कहीं ना कहीं ये इनका एक सिस्टम था, फैमिली बैकग्राउंड था। इन्होंने इनकी स्टडी नैनीताल से करी, नैनीताल के बाद कुछ स्टडी इन्हें अल्माड़ा और देहरादून से करी। कुछ स्टडी इन्होंने अल्माड़ा और देहरादून से करी है, और प्रारंभिक जो स्टडी था वो इन्होंने नैनीताल से करी है। याद रखना है कि सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ था? रस्किन बॉन्ड का जन्म 19 मई 1934 को हुआ। हिमाचल प्रदेश का एक गांव था कसौली, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता रेलवे स्टेशन पे जॉब करते थे। इनके जो ग्रैंडफादर थे वो ब्रिटिश सरकार में जॉब में थे। दूसरी बात, इनकी प्रारंभिक जो एजुकेशन थी वो कहाँ हुई? नैनीताल में हुई। और इनकी जो बात की जो एजुकेशन थी वो कहाँ हुई? अल्माड़ा और साथ ही साथ देहरादून में हुई। इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा, काफ़ी कुछ, लगभग इन्होंने 500 से ज़्यादा इन्होंने वर्क्स लिखा है। 500 से ज़्यादा इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, जिनमें नॉवेल्स भी है, चिल्ड्रन बुक्स भी है, शॉर्ट स्टोरीज़ भी है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर एक सेकंड थोड़ा सा आप रुकेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। रस्किन बॉन्ड का एक और नाम था। रस्किन बॉन्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो रस्किन बॉन्ड को ए मैन ऑफ इमेजिनेशन के नाम से जाना जाता है। यानी कल्पना करने के अंदर रस्किन बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा माहिर थे, बहुत अच्छी ये कल्पना करते थे। जैसे इनका एक इनका रचना थी, एक इनका वर्क था जिसका नाम था द एडवेंचर ऑफ रस्टी। क्या था? द एडवेंचर ऑफ रस्टी। बहुत बढ़िया, द एडवेंचर ऑफ रस्टी था। इसके अंदर जो रस्टी नाम का कैरेक्टर होता है, जो 16 साल का एक लड़का होता है, एंग्लो इंडियन, तो ये रस्टी जो आदमी था ये, लेकिन ये केवल एक इमेजिनेशन थी रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड ने एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर क्रिएट किया है, दैट वाज रस्टी, जो एक रस्टी था। और इसी का जो एक वर्क आया था, उस वर्क का नाम है द एडवेंचर ऑफ रस्टी। ध्यान रखना है इस बात को। इसके बाद फिर देखिए हम थोड़ी और बात करते हैं। ये एक एंग्लो इंडियन राइटर्स थे, और इनका जो पहला नॉवल था वो कौन सा था? द रूम ऑन द रूफ। क्या लिखा हुआ है? द रूम ऑन द रूफ, यानी द रूम, कमरा, ऑन द रूफ, छत पर। याद रखना, तो द रूम ऑन द रूफ। और ये 1956 में लिखा हुआ था। ये इनका फर्स्ट नॉवल था इनका, जो स्टार्टिंग में लिखा गया था। छोटी सी उम्र में, 16 साल की उम्र में इन्होंने ये लिख दिया था। इसके बाद 64 क्या थी? चिल्ड्रन बुक्स थी। 64 क्या थी? चिल्ड्रंस बुक्स थी। और दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि 1992 में इन्होंने यहाँ पर साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिल गया था। और कौन सा था? आर ट्री स्टिल ग्रो इन डेरा, है ना? आर ट्री स्टिल ग्रो इन डेरा। इसके बाद देखिए इनको पद्मश्री अवार्ड मिला 1999 में, पद्म भूषण मिला 2014 में, 2014 में इनको क्या मिला? आपका पद्म भूषण मिला। तो इनको पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। इन्होंने मात्र क्या कहते हैं कि 16 साल की उम्र में ही इन्होंने क्या कर दिया था? 16 साल की उम्र में, 16 साल की 16 साल की उम्र में इन्होंने पहला क्रिएशन लिख दिया था। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। और मैं आपसे आगे बात करना चाहूँगा, तो यहाँ पर देखिए, ये 1957 में इनको जॉन लेविनियन रिस, ये एक प्राइज़ था, वो भी इनको मिला। प्लस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, अनटचेबल एक इनकी पहली शॉर्ट स्टोरी थी, अनटचेबल, जो मात्र 16 साल के अंदर इन्होंने लिखी थी।
कब लिखी थी? अनटचेबल। और अनटचेबल याद रखना है कि 1935 में लिखा हुआ मुल्क राज आनंद का फर्स्ट वर्क था, मुल्क राज आनंद का। तो मुल्क राज आनंद का जो पहला वर्क था वो अनटचेबल था। ये एक नोवेल था याद रखना, और ये एक शॉर्ट स्टोरी थी। ये 1956 में लिखी हुई थी, सॉरी ये 16 साल की उम्र में थी, अभी टाइम पीरियड आएगा इसका। और अनटचेबल जो था ये ज़रूर याद रखना है कि ये एक नोवेल था, और ये नोवेल कब लिखा गया था? 1935 में लिखा गया था। इसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ पर फर्स्ट नोवेल कौन सा था इनका? तो 17 साल की उम्र में लिखा जाने वाला पहला नोवेल था इनका द रूम ऑन द रूफ, 1956 में लिखा गया था, जब उनकी उम्र मात्र 17 साल थी। फिर आता है सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क क्या होता है? तो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ना, तो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल इसका मतलब क्या होता है कि कोई क्रिएशन लिखा हुआ है और उस क्रिएशन से इंस्पायर होकर अगर कुछ लिखा जाता है तो उसे ही हम क्या कहेंगे? उसे ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कहेंगे। फिर यहाँ पे देखो द ब्लू अम्ब्रेला मूवी, इनकी क्रिएशन के ऊपर द ब्लू अम्ब्रेला मूवी बनाई गई विशाल भारद्वाज के द्वारा। और सात खून माफ, प्रियंका चोपड़ा की एक पिक्चर थी सात खून माफ, ये पिक्चर बनी थी सुनैनाज सेवन हस्बैंड के ऊपर, जो इनका वर्क था। ठीक, इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए द हिडन पुल, अ फ्लाइट ऑफ पीजेंट्स, जुनून और रस्टी ए कैरेक्टर ऑफ 16 ईयर्स ओल्ड। देखो इनके जो अब क्रिएशन की हम बात करेंगे तो वो क्रिएशन, ये सारे के सारे क्रिएशन आपको लर्न करना काफ़ी महंगा पड़ेगा, तो उसके लिए हम एक ट्रिक यहाँ पर लेकर आए हैं, उस ट्रिक की हम बात करते हैं और उस ट्रिक से आपको बाकी की सारी चीज़ें हम याद करवा देंगे, लर्न करवा देंगे। तो आप थोड़ा सा आराम से बैठे रहें। एक बार ये बता दें कि मेरी ऑडियो और मेरा वीडियो आप तक क्लियर पहुँच पा रहा है या नहीं। अगर पहुँच पा रहा है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं पहुँच पा रहा है तो फिर कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से चलो जी चलो। ठीक है साहब, तो इसके लिए जो आपकी ट्रिक थी उस ट्रिक को मैं लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे से लिख सके और समझ सके। ठीक है, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ भाई। देखो काफ़ी अच्छी ट्रिक है, याद करनी पड़ेगी, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा रस्टी, रस्टी सैड होकर, रस्टी सैड होकर ब्लू अम्ब्रेला के साथ, रस्टी सैड होकर ब्लू अम्ब्रेला के साथ नाइट ट्रेन में, नाइट ट्रेन में, नाइट ट्रेन में, नाइट ट्रेन में दिल्ली के, दिल्ली के एक रूम की वैली में, रूम की घाटी में या वैली में, घाटी में लिख देता हूँ, घाटी में, घाटी में, घाटी में कबूतरों को, कबूतरों को नट डालता है, नट्स डालता है। चलो भाई ये है, अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। क्या लिखा है सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। रस्टी सैड होकर ब्लू अम्ब्रेला के साथ नाइट ट्रेन में दिल्ली के एक रूम की घाटी में कबूतरों को नट डालता है। तो कहाँ पे जाता है? नाइट ट्रेन में जाता है। पहली बात, कैसे होकर जाता है? सैड होकर जाता है। साथ में क्या लेकर जाता है? ब्लू अम्ब्रेला लेकर जाता है। कब किसको डालता है दाना? कबूतरों को डालता है। कबूतर कहाँ थे? दिल्ली के गांव में थे। कहाँ थे भाई? दिल्ली के एक रूम में, दिल्ली के एक रूम में, दिल्ली के एक सेकंड थोड़ा सा रुके, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाए। दिल्ली के एक टाउन, दिल्ली के एक टाउन के रूम में, रूम की घाटी में, घाटी में कबूतरों को, कबूतरों को
थोड़ा आइडिया हो जाएगा और कुछ नहीं है, थोड़ा इजी पड़ जाएगा, याद आपको ही करना है। नट डालता है। अब इसको 2-3 बार बोल लो तुम, ठीक है। रस्टी सेड होकर ब्लू अम्ब्रेला के साथ नाइट ट्रेन में दिल्ली के एक टाउन के रूम की घाटी में कबूतरों को नट डालता है। तो यहाँ पर कैसे समझना है, सबसे पहले कौन था, रस्टी था, कैसा था, सेड था, किसके साथ, ब्लू अम्ब्रेला के साथ, कौन सी ट्रेन से गया, नाइट ट्रेन से गया, कहाँ पर गया, दिल्ली में गया, दिल्ली का क्या था, एक गाँव था और उस गाँव के एक रूम में बैठा था, रूम की क्या थी, घाटी थी, उस रूम की घाटी में किसको डालता है, कबूतरों को, कबूतरों को क्या डालता है, नट डालता है। बस इतना सा आपको याद रखना है। अगर आपको इतना याद है तो अब मैं आपको वो सब कुछ याद करवा दूंगा जो तुम ज़िंदगी में याद रखोगे और वो तुम्हें ऐसे याद करने में बहुत जोर आएगा, ये मान के चलना। पिछली बार ग्रेड 2 आरपीएससी मैंने पढ़ाया था तो ट्रिक नहीं थी, इस बार लगा कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा क्रिएशन के लिए बनाए नोट्स मिल जाएंगे क्या। हाँ जी, मैं वही बनाने में लगा हुआ हूँ अब की बार ट्रिक्स के थ्रू। तो ये देखना, अब मैं इसको जब पूरा फील करूँगा तो आप लोगों की सर ये इतनी बड़ी चीज़ें कैसे याद हो गई। एक बार और देख लो, रस्टी सेड होकर किसके साथ, नहीं रस्टी कैसा था, सेड था, किसके साथ गया, ब्लू अम्ब्रेला के साथ, कौन सी ट्रेन के, नाइट ट्रेन से, कहाँ गया था, दिल्ली गया था, दिल्ली के कहाँ पर, एक कस्बे में, कस्बे में क्या था, रूम था, रूम की क्या थी, घाटी, घाटी में किसको डालता है, कबूतरों को क्या डालता है, नट डालता है यानी दाना डालता है। तो रस्टी सेड होकर ब्लू अम्ब्रेला के साथ नाइट ट्रेन में दिल्ली के एक टाउन के रूम की घाटी में कबूतरों को नट्स डालता है। और आप अगर इसे अच्छी बना सकते हैं तो बना सकते हैं, जैसे रस्टी सेड होकर ब्लू अम्ब्रेला के साथ नाइट ट्रेन से दिल्ली के, तो नाइट ट्रेन में दिल्ली के एक टाउन के रूम की घाटी में कबूतरों को नट्स डालता है। अब आ जाओ, अब देखो इससे कितनी चीजें हम बनाएंगे। रस्टी, तो रस्टी से बनता है द एडवेंचर ऑफ रस्टी। क्या बनेगा, द एडवेंचर ऑफ रस्टी, यहां लिख देता हूं मैं, द एडवेंचर ऑफ रस्टी। रस्टी से याद रखना है कि उन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था, द एडवेंचर ऑफ रस्टी। इसके बाद यहाँ से कब लिखी गई थी, ये भी साथ के साथ ही देख लो, 1963 में लिखी थी इन्होंने, ठीक। इसके बाद सेड होकर, तो सेड का क्या मामला, द सेंसुडिस्ट, द सेंसुडिस्ट, तो ये लिख दिया मैंने सेड से, द सेंसुडिस्ट 1971। ब्लू अम्ब्रेला, ये ब्लू अम्ब्रेला एक इनकी बुक का नाम था, तो यहाँ पर ये सेम लिख दूंगा मैं, ब्लू अम्ब्रेला, क्या लिख दूंगा भाई, ब्लू अम्ब्रेला, 2 बार में याद हो जाएगी। और ये सारी की सारी जितनी भी क्रिएशन है सबकी ट्रिक बना देंगे अपन। ब्लू अम्ब्रेला, और ब्लू अम्ब्रेला कब का प्रिंट है, 1980 का है। फिर यहाँ पर देखो नाइट ट्रेन, नाइट ट्रेन से याद रखना है द नाइट ट्रेन, क्या याद रखना है, द नाइट ट्रेन। द नाइट ट्रेन के नाम से इनका एक क्रिएशन था, ये लिख दिया मैंने द नाइट ट्रेन, और ये है 1988 का। इसके बाद यहाँ से देखिए आप आगे आ जाओ, अब आता है दिल्ली। कहाँ पर है, दिल्ली। दिल्ली से बनता है एक और क्रिएशन इनका, दिल्ली इज़ नॉट फार, यानी दिल्ली दूर नहीं है, DLHI, दिल्ली इज़ नॉट फार, नॉट फार। दिल्ली का मतलब यहाँ दिल्ली है। 1991 में ये बुक लिखी थी इन्होंने, दिल्ली इज़ नॉट फार, यानी दिल्ली दूर नहीं है, तो दिल्ली से बना दिल्ली। फिर आता है टाउन, टाउन से अ टाउन कॉल्ड डेरा, अ टाउन कॉल्ड डेरा, डेरा, अ टाउन कॉल्ड डेरा, ये 1993 में। इसके बाद रूम, इसका आया द रूम ऑफ द रूफ, द रूम ऑन द रूफ, क्या लिखूंगा इसका, द रूम ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, ये कब हुआ, 56 में, 1956 में। घाटी, घाटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैली। वैली का मतलब क्या होता है, घाटी, तो इसका मतलब इसका क्या लिखूंगा मैं, घाटी, तो इसे मैं बोलूँगा वेग्रेंट्स इन द वैली, वेग्रेंट्स इन द वैली, ये लिख दिया मैंने, वेग्रेंट्स इन द वैली। और ये बात है 57 की। और कबूतरों को, कबूतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीजन्स, क्या बोलते हैं, पीजन्स, ठीक है। कबूतरों को क्या बोलते हैं मेरे भाई, पीजन्स बोलते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा A plight of peasants, PIGEONS, ये 78 का काम है इनका, क्या था बेटा, 78 का काम था। और मुट्ठी भर दाना डालता था, मुट्ठी भर दाना यानी ए हैंडफुल ऑफ नट्स, मुट्ठी भर दाना डालता था। एक 1988 की बात है भाई,
कब की बात है? 1988। पिजन्स, ठीक है, डन है बेटा ना। थोड़ा सा ट्रिक बनाने में समय लगता है, इसलिए थोड़ा सा गलत नहीं हो जाए। सर स्टेनोग्राफ के लिए भी तो बताओ बेटा। 8 बजे क्लास चल रही है, उसको लो स्टेनो के लिए, ठीक है। तो यहाँ अगर आपसे बात करें तो यहाँ आपके सामने लिखा होगा कि रस्टी सैड होकर ब्लू अम्ब्रेला के साथ नाइट ट्रेन में दिल्ली के एक टाउन के रूम की घाटी में कबूतरों को नट डालता है। नट यानी दाना हो गया। रस्टी से बन गया द एडवेंचर ऑफ रस्टी 1963। सैड से हो गया द सैंडविच 19 जी बिल्कुल। चलो, तो यहाँ से हो गया ये आपका सीधा सीधा। चलिए एक बार करेक्ट कर लीजिए इनको, चाहे से आप थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन हो तो थोड़ी सी ट्रिक है तो एक बार क्लियर हो जानी चाहिए। तो द सैंडविच बिल्कुल, और द ब्लू अम्ब्रेला 80 यानी कि ब्लू अम्ब्रेला के साथ नाइट ट्रेन आपका डबल एट हो गया। दिल्ली इज़ नॉट फार, ये दिल्ली हो गया। टाउन से अ टाउन कॉल्ड डेरा, एक कस्बा जिसे डेरा बोलते हैं। तो क्या कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। रूम क्या बोलते हैं? द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ। वेग्रेंट्स इन द वैली, घाटी का मतलब वैली है। कबूतरों का मतलब ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स, ठीक है। और ए हैंडफुल ऑफ नट्स, नट्स से बना है ए हैंडफुल ऑफ नट्स, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि सीधा सीधा यहाँ पर द एडवेंचर्स ऑफ रट्टी 1993 1963 बिल्कुल सही है। द सैंडविच 1971 एग्जैक्ट है। इसके बाद यहाँ से ब्लू अम्ब्रेला 1980 बिल्कुल सही है। द नाइट ट्रेन 88 बिल्कुल सही है। दिल्ली इज़ नॉट फार, दिल्ली इज़ नॉट फार 91 में एकदम करेक्ट है। इसके बाद अ टाउन कॉल्ड देरा 93 बिल्कुल सही है। इसके बाद रूम, द रूम ऑन द रूफ 56 बिल्कुल सही है। इसके बाद पिजन्स यानी कबूतरों की बात चल रही है, तो कबूतरों के अंदर द फ्लाइट ऑफ पिजन्स 78 की बात है, बिल्कुल सही है। नट्स की बात आती है, नट्स की, तो नट्स वाला आपका 88 बिल्कुल सही है। और वैली 57 बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आपने देखा होगा कि ये सारे के सारे जो क्रिएशंस हैं इनके, वो ऑलमोस्ट इसके अंदर आ गए हैं। कब क्या लिखे गए हैं सारी चीज़ इसके ऊपर है, आप आराम से एक बार इनको रिवाइज कर ले, देख ले। इनके अलावा, हेलो सर जी, सुन लो हमारी भी, मैं बस आप ही की सुन रहा हूँ, बोलो बोलो बोलो। अब देखो इनके कई सारे चिल्ड्रन वर्क्स है, कई सारे एक्स्ट्रा वर्क है, तो उन सभी एक्स्ट्रा वर्क को, चिल्ड्रन बुक्स को, वो सब हम क्या करेंगे बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही बार में इतनी बड़ी ट्रिक हैवी पड़ जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे रस्टी सैड होकर ब्लू अम्ब्रेला के साथ नाइट ट्रेन में दिल्ली के एक टाउन के रूम की घाटी में कबूतरों को नट्स डालता था। तो यहाँ से सबसे पहले वो गया कहाँ था? दिल्ली था। दिल्ली में क्या था? दिल्ली का क्या था? एक कस्बा था। कस्बे में क्या था? एक रूम क्या थी? एक घाटी थी। और कैसे जाने वाला कौन था? रस्टी था। किस ट्रेन से गया था? नाइट ट्रेन से गया था। कैसे गया था? सैड होकर गया था। किसके साथ गया था? ब्लू अम्ब्रेला के साथ गया था। तब कबूतरों को क्या डालता है? वो नट डालता है। और फिर इनके साथ साथ इन्हीं एक एक वर्ड के हिंट वर्ड से आप अलग वर्ड बना सकते हो, अगर आपको ये याद हो तो। हाँ किरण मीणा जी, अब बोलिए क्या कहना है आपको, बताए जल्दी से। सर स्टेनोग्राफर के लिए भी तो करवाओ। सर इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मिल जाएगी बेटा, प्रिंट पे है। जैसे ही वैकेंसी आएगी तो सेकंड ग्रेड की बुक वैसे तो चल रही है, पुरानी आपको मिल जाएगी। इस बार की लिटरेचर का अलग है और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो ऐसे हो जाएगा। सर इंग्लिश बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। तो आप इनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर दीजिए। कल मैं इन्हीं के ही जो चिल्ड्रंस बुक्स है, एक्स्ट्रा वर्क है उनकी, उन एक्स्ट्रा जो वर्क है उनकी क्या करूँगा, उनकी क्रिएशन को हम पढ़ेंगे, उनके वर्क्स को हम पढ़ेंगे। और स्टेनोग्राफर वाले मेरे 8 बजे क्लास चलती है, क्वेश्चंस की पेड क्लासें थी, वो प्रीमियर लगती है, तो आप उन क्लासेस के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस। दूसरी बात, अगर किसी को कोई भी समस्या है और भी, तो ये वाले कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें, जो भी आपकी समस्या है आपको, और कोई भी जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उस ग्रुप में आपको एड ऑन कर दिया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू। कल फिर मिलूँगा कुछ अलग वर्क्स के साथ में। थैंक यू।